जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ते हैं। परिवहन का कुछ क्लास हो चुका है, उसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए, हम लोग परिवहन चैप्टर पढ़ रहे हैं और परिवहन में कल बता चुके थे कि परिवहन में क्या क्या पढ़ना है ना। पादप में परिवहन पढ़ना है, मनुष्य में पढ़ना है। तो पादप का तो मैं ख़त्म कर दिया था, है ना, उतना आप रिवीजन कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं परिवहन मनुष्य में। मनुष्य में परिवहन पढ़ रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। आखिर परिवहन शब्द का मीनिंग हम बता दिए थे कि परिवहन का मतलब है कि कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यही परिवहन कहलाता है ना। देखिए ध्यान से, हम लोग को बर्थडे में भी परिवहन होता है। मैं पढ़ाया था पाचन तंत्र, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था मैंने कि छोटी आंत में खाना जब पचा लिया जाता है तो देखिए, पचे हुए भोजन को परिवहन के द्वारा ही तो कोशिका खून में भेज दिया जाता है, और खून में भी तो बहुत कुछ पौष्टिक तत्व रहता है ना। ये परिवहन के द्वारा ही तो एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है। तो परिवहन अब पढ़ना है मनुष्य में। और मनुष्य में क्या क्या परिवहन होता है, थोड़ा एक झलक देख लीजिए। मनुष्य का देखिए परिवहन क्या होता है, और जैसे रक्त, यही ना, रक्त कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। छोटी आंत में जो खाना पच जाएगा वो रक्त में चला जाएगा, पौष्टिक तत्व, और वह पौष्टिक तत्व रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। अतः यहाँ परिवहन का कार्य कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, रक्त आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग अगले क्लास में बढ़िया से और ऑपरेशन करके पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। और देखिए, लसिका पढ़ेंगे आप। लसिका ये भी परिवहन का कार्य करता है, तो इसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, सीधे हम लोग पढ़ते हैं रक्त का परिवहन। ध्यान रखिए, रक्त का परिवहन। तो रक्त का जो परिवहन करता है, सबसे उसमें महत्वपूर्ण अंग है हृदय। क्या है? हृदय। देखिए ध्यान से, मैं हृदय लिख रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हृदय को हार्ट कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इसका मैं फोटो बना रहा हूँ। ये लगभग आलू की तरह होता है। कैसा होता है? ऐसा ही, यही हृदय है, इसी को हार्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये जो मनुष्य का हृदय हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो पहली बात आप दिमाग में रखिए कि ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद। इंग्लिश में जानिएगा, ऑरिकुल होता है। नहीं बोल जा रहा है इंग्लिश, तो हिंदी में दिमाग रखिए, अलिंद होता है। अर्थात ऊपर वाला भाग को अलिंद। इसको मैं 2 कच्चा कर दूँ, कितना कच्चा कर दूँ? आलू को 2 कच्चा कर दूँ, तो ऊपर वाला जो कच्चा है जिसको अलिंद के नाम से जानेंगे, और निचला वाला जो कच्चा है इसको निलय के नाम से जानेंगे। वेंट्रिकुल इंग्लिश होता है, वेंट्रिकुल, है ना। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। तो इतना तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हृदय होता है, हृदय का ऊपरी भाग अलिंद कहलाता है और निचला भाग निलय। नहीं दिमाग बैठ रहा है? सुनिए ध्यान से। अ से आगे, अ से अलिंद, न से निलय, न से नीचे। बात बुझा गया? अर्थात आगे जो रहेगा ऊपर से अलिंद कहलाएगा, और जो नीचे रहेगा वह निलय कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, इसको और हम लोग 2 भाग कर देते हैं तो कुल 4 भाग हो जाते हैं। अपनी बायां हाथ दायां हाथ देखिए, तो आप पाएंगे कि ये वाला भाग बायारी है। कौन सा भाग है? बायां। और ये वाला भाग दायारी है। मैं बायां हाथ दायां हाथ नहीं बता रहा हूँ, फिगर में देखिए। मैं तो अभी बायां हाथ उठाया हूँ और ये मेरा दायां हाथ है, समझ रहे हैं ना। तो इसको देखिए ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है बाएं वाला और ये वाला दाएं वाला। अगर दिशा में अगर गड़बड़ी हो तो सबसे पहले इसकी दिशा और अपनी दिशा सेम कर लीजिए। तो ये देखिए, इसकी दिशा, मुंह इधर है तो अभी मुंह इधर कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि इधर का फिगर का बायां तो आपका बायां हाथ,
और ये वाला दायां यानी आपका दायां हाथ। तो आप सही से कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिए। और नहीं तो जब दिशा उल्टा रहेगा यानी कि आप उसका मुंह और आप भी दोनों का मुंह एक दूसरे से एकदम सामने हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, इसे अपोजिट डायरेक्शन कहा जाता है, उल्टा दिशा। और उल्टा दिशा में आपका बायां सामने वाला का दायां और आपका दायां सामने वाला का बायां होता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अभी इसकी दिशा और मेरी दिशा उल्टा है, अतः ये मेरी दायां है तो ये फोटो में ही दायां नहीं होगा, बायां होगा। और ये मेरा बायां है अतः इस फोटो में ये वाला बायां नहीं होगा, ये होगा। तो क्लियर रहिएगा कि ये वाला बायां वाला पोर्शन है, कौन सा है, बायां वाला। इस बात को समझिए। अतः अब इसको तो अलिंद कह रहे थे तो ये भी अलिंद है, इसको निलय कर रहे थे, ये निलय। अब तो दो गो अलिंद हो गया ना, अतः इस अलिंद को बायां अलिंद कहेंगे। कौन अलिंद, बायां अलिंद कहेंगे। और इस अलिंद को दायां अलिंद कहेंगे। क्लियर। उसी तरह जब इसको बैठाएंगे आप तो ये हो जाएगा बायां भाग में है ना, तो बायां निलय, और इसको दायां निलय। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। अतः यहाँ से आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में कितने कचा, 4 कचा। कचा को बायोलॉजी की भाषा में वेश्म कहते हैं, अर्थात मनुष्य के हृदय के कितने वेश्म होते हैं, 4। दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यह क्लियर हो गया। चलो आगे देखिए ध्यान से, कई बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको सेट रखिएगा। कुछ मैं टर्म बता रहा हूँ, उस टर्म को समझ लीजिए। ये टर्म है ऑक्सीजन जनित, अब भी ऑक्सीजनित नहीं बुझा रहा है तो देखिए, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त और एक है अशुद्ध रक्त। ये दो ठो टर्म को समझना है, समझिए ध्यान से। शुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि इस रक्त में, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन मिला हुआ है। बात समझिए। जैसे आपके ओठ पे आए शुद्ध रक्त तो आपके ओठ लोल पे चलना चाहिए कि उस रक्त में O2 मिला है, ऑक्सीजन, O2 माने ऑक्सीजन मिला है। क्लियर। लेकिन अशुद्ध रक्त कहे इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, अर्थात ये बिना ऑक्सीजन वाला रक्त है, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त। यहाँ मैं लिखा हूँ कि अशुद्ध रक्त का मतलब है कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त, और जब शुद्ध रक्त कहूँ तो इसमें ऑक्सीजन मिला रहता है। इतना क्लियर नहीं ना दिक्कत है। अतः शुद्ध रक्त जब भी कहूँ तो दिमाग में चलना चाहिए कि उस रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, और जब भी कहूँ अशुद्ध रक्त तो उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। क्लियर है ना, दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हम लोग बढ़िया तरह से सीखते हैं। देखिए ध्यान, अब देखिए ध्यान से, फिर मैं हृदय का फोटो बना रहा हूँ, इसको देखिए। लगभग ऐसा ही हृदय होता है। हृदय का ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग थोड़ा पतला होता है, साइज में होता है, समझ रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये हृदय हो गया, और इधर मैं एक बना देता हूँ फेफड़ा। ये फेफड़ा है जिसको इंग्लिश में लंग कहते हैं, और एक यहाँ मैं फेफड़ा बना देता हूँ, इंग्लिश में लंग कहते हैं। फोटो केवल समझना है, फोटो लिखना कुछ नहीं है, दिमाग में सेट हो जाएगा, आप खुद लिख पाएंगे, है ना। देखिए ध्यान से, तो यह हृदय, अर्थात यहाँ से क्लियर हो गया कि दोनों फेफड़ा के लगभग बीच में हृदय होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पूरे बॉडी से जो खून आता है ना, समझ लीजिए, पूरे बॉडी से जो खून आता है वो अशुद्ध होता है। क्या होता है, आपके टंगड़ी, पूरा गोड़, उंगली, हाथ, बाह, पूरा बॉडी में से जब खून कहाँ आएगा, हृदय में। बात समझिए, हृदय में,
वह अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। 3D तो फोटो नहीं कि मैं इसको दिखा पाऊँ, बात समझने की कोशिश कीजिए। अतः इधर से कुछ भाग, इधर से कुछ नस हृदय से जुड़े होंगे, समझ रहे हैं ना, जिसको फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ध्यान से सुनिए, ये फुफ्फुस होता है जिससे अशुद्ध खून हृदय में आता है, और वो भी हृदय के कौन भाग? दाएं वाला भाग में। अतः क्लियर कर लीजिएगा कि पूरे बॉडी से अशुद्ध खून दाएं वाला भाग में एंट्री लेता है। ठीक है, अब जैसे दाएं वाला भाग में अशुद्ध खून एंट्री लेता है, फिगर समझिए, दाएं वाला भाग है ना, एने वाला बाएं हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं जैसे फिगर बनाया था, 4 का चक्किया था, कर दिया, है ना। इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? ये बायां अलिंद है और ये दायां अलिंद है। बस जा रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ना तो गज भारता हो जाएगा, बढ़िया नहीं दिखेगा, इसको समझिए। तो पूरे बॉडी से अशुद्ध खून दाएं अलिंद में आता है, और दाएं अलिंद में जैसे आता है, यहाँ एक फाटक होता है, क्योंकि इस अलिंद से अब दाएं निलय में रक्त जाएगा। अतः ये वाला फाटक इधर खुलेगा, नीचे में है, और जैसे नीचे में खुलता है तो यह पूरा खून बह के दाएं निलय में आ जाता है। किस में आ जाता है? दाएं निलय में। और फिर ये फटकवा बंद हो जाता है। इस फटकवा को त्रिदली कपाट कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट। इंग्लिश में जानना चाहते हैं? ट्राइकॉस्पिट। इंग्लिश में इसको ट्राइकॉस्पिट कहते हैं। तो यह बात बुझा गया। यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, त्रिदली कपाट। इंग्लिश में इसको ट्राइकॉस्पिट कहते हैं। बात बुझा गया। अब तो यह खून जो होता है ना, एक फाटक कर रहे हैं भोजपुरी में, तो यह खून को दाएं अलिंद से दाएं निलय में तो आने देता है, लेकिन यहाँ से बैक गियर नहीं लगने देता है। समझ रहे हैं ना। अब खून सारा इसमें आ जाता है, दाएं निलय में आ जाता है। तो क्या दाएं निलय में तो रहेगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस आगे करना है। इसके लिए अब यह खून दाएं निलय से फेफड़ा में जाता है। किस में जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा है, लंग मैं लिख चुका हूँ, बात ध्यान रखिए। एक को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फेफड़ा, यह अनुसार होता है। अतः जिस रास्ते से दाएं निलय से फेफड़ा में खून जाता है उसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी। बात समझ में आ गया? इसको पल्मोनरी कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश वर्ड है, अतः इंग्लिश इसको समझिए ना, ध्यान रखिए। तो यह क्लियर हो गया कि अभी हम लोग पढ़े कि पूरे बॉडी से अशुद्ध खून दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से पल्मोनरी के द्वारा फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है। हम लोग श्वसन चैप्टर में पढ़े हैं। अब यहाँ श्वसन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अशुद्ध खून शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया। और मैं अभी तुरंत दिया हूँ कंसेप्ट कि ऑक्सीजन वाला खून शुद्ध कहलाता है। अब शुद्ध हो गया, तो शुद्ध हो गया तो इस टंकी में तो भरा नहीं ना रहेगा। फिर एक नस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। 3D रहता तो समझाना बहुत, और मतलब वही अच्छा से दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाना मुश्किल है, लेकिन समझा रहे हैं हम, बेस्ट तरीके से समझाएंगे। देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ से कुछ नस निकल के यहाँ जुड़ी होगी, जिसको महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। बात ध्यान रखिए, महाधमनी। अब एक फेफड़ा में जैसे हो रहा है उसी तरह इसमें भी हो रहा होगा, बात समझिए। तो अब फेफड़ा से शुद्ध हो गया, तब महाधमनी के द्वारा बाएं अलिंद में आएगा खून। शुद्ध खून फेफड़ा से होकर बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने के लिए यहाँ एक द्विदली कपाट होता है। क्या होता है? द्विदली कपाट। इंग्लिश में कहेंगे बाइकॉस्पिट। इसको मैं लिखा हूँ द्विदली, द्विदली कपाट। और ये द्विदली कपाट बाएं अलिंद से खून को, रक्त को बाएं निलय में आने देता है, लेकिन यहाँ से बैक गियर ऊपर में नहीं लगने देता है। अब पूरा खून शुद्ध होकर बाएं निलय में आ गया है,
अतः बाह्य निलय से क्या किया जाता है, यहाँ एक वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व। क्या होता है? एरोटिक वाल्व। यह एरोटिक वाल्व होता है जो इस आए हुए रक्त को पूरे बॉडी के लिए पंप कर देता है। क्या कर देता है? पंप कर देता है, जिसके चलते पूरे बॉडी में यह ब्लड प्रवाहित होने लगता है। ये बात चक्रव्यूह समझ में आया खून का? एक बार और मैं बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या हुआ कि अशुद्ध खून दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फेफड़ा में, फेफड़ा में शुद्ध हुआ, और फिर महाधमनी द्वारा बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के द्वारा पूरे बॉडी में पंप कर दिया गया। यह था खून का, रक्त का चक्र। दिमाग में सोचिए कई बार। तो इतना इसको कंप्लीट आज कर लीजिएगा। अगले क्लास में जस्ट इसी का पार्ट, अगला पार्ट मैं लाऊंगा। समझ रहा ना? रिवीजन बढ़िया से कीजिए, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।